श्याम का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ को लगा कि यह बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियां लाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। श्याम के जन्म के बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण लोग श्याम को मनहूस मानने लगे। कुछ दिनों बाद श्याम और उसकी माँ को उसके पिता के घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गांव में बड़े मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहां जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, न कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर से वही बात? मेरे जैसा मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर श्याम की माँ काम पर चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत गए और श्याम अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन श्याम की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ना कुछ खाती हो और नहीं तुम्हारा बुखार उतरता है। पिताजी की तरह तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चली जाओगी ना? श्याम की माँ कुछ नहीं बोलती और कुछ दिनों बाद श्याम की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब श्याम बिल्कुल अकेला हो चुका था। अपनी माँ को खोने के बाद श्याम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन श्याम को उसकी माँ का एक खत मिला, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था, श्याम, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। इतना पढ़कर श्याम सोच में पड़ जाता है। आखिर मेरी शादी कब हुई और मेरी पत्नी कौन है? माँ ने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वो सुंदर नगर राज्य में रहती है। उसका नाम माया है। जब तुझे ये खत मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसीलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपनी यात्रा में मेरी एक बात याद रखना। रास्ते में रहते चलते जहां भी रात हो जाए वहीं पर रुक जाना और फिर अगली सुबह वहां से आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपने विवाह की बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने सुंदर नगर राज्य जाऊंगा। श्याम एक पोटली में खाना बांध लेता है और सुंदर नगर राज्य के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते श्याम जंगल के बहुत अंदर तक आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। इतना बोलकर श्याम आगे बढ़ जाता है। ओहो, इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर श्याम वही नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। फिर श्याम नदी के पास जाता है और पानी पीता है। इस नदी का पानी तो बहुत मीठा है, पीकर आनंद ही आ गया। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। चलते चलते शाम हो जाती है। आज श्याम सुंदर नगर राज्य में पहुंच जाता है। अनजान गांव में श्याम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे। तभी गांव में उसे ठेले वाला दिखाया देता है और वो उसके पास जाकर पूछता है, अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा गांव है?
अरे भाई, ये सुंदर नगर राज्य है। अरे हाँ, माँ ने तो खत में इसी गांव का जिक्र किया था। मतलब यही मेरा ससुराल है। शुक्रिया भाई। लेकिन भाई, क्या तुम बता सकते हो कि माया का घर किधर होगा? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम यहां से सीधे चले जाओ, सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर माया का ही होगा। माया के घर का पता जानकर श्याम वहां से चल देता है। मुझे लगता है वह आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। श्याम झोपड़ी के पास पहुंचा ही था तभी रात हो गई। आज श्याम वहीं रुक जाता है। माँ ने खत में लिखा था कि जहां पर रात हो जाए वहीं पर रुक जाना। मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पाया और रात हो गई। एक काम करता हूं, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुककर गुजार लेता हूं। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर श्याम वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज आती है। अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। अरे ये क्या, लगता है मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई सब्जी जल गई। सुबह सुबह श्याम उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? अरे माँ जी, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम सुजाता के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? अरे माँ जी, मैं तो यहाँ तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। अरे बाप रे, मेरे दामाद जी तो बहुत होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी की बनी हुई सब्जी जल गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गांव की ओर निकल जाती है। आज बुढ़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। क्या बात है सुखिया, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहां पर होगी। सुखिया तो परेशान क्यों होता है? मैं तेरी बकरी को अभी ढूंढ दूंगी। क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे सुखिया, मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और पूरे गांव में यह बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। कृपया मेरी मदद करो। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरे बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहां पर है? इतना सुनते ही श्याम का ध्यान उसी बकरी पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास चरते देखा था। श्याम तुरंत समझ जाता है कि वो बकरी सुखिया की बकरी थी। अरे दामाद जी, कहां खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है? थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद श्याम बोलता है। अरे सुखिया भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास खा रही है। श्याम के मुंह से ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है।
थोड़ी देर चलने के बाद सुखिया देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी बकरी को देखकर सुखिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दामाद जी, आपकी जय हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था। आपने मेरी बकरी ढूंढ दी। आप तो सच में ज्ञानी हो। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सरस्वती का दामाद सच में बहुत ज्ञानी है और वो सब कुछ जानता है। मैं सच कह रहा हूं महाराज, सरस्वती का दामाद बहुत ज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उस ज्ञानी आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जाओ, सरस्वती और उसके दामाद को जल्दी यहां लेकर आओ। राजा की बात सुनकर दोनों सैनिक सरस्वती के घर जाते हैं। अरे ओ अम्मा, तुम लोग मेरे साथ राजमहल चलो। महाराज ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। अरे सैनिकों, महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? पता नहीं अम्मा, हम ये सब नहीं जानते। आप लोगों को हमारे साथ राजमहल चलना होगा। हे भगवान, ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? थोड़ी देर बाद सरस्वती अपने दामाद और सैनिकों के साथ राजा के महल में चली जाती है। क्या हुआ महाराज? आपने हम गरीब को याद किया। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? सरस्वती नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य जानता है? जी हाँ महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दामाद जी बहुत ज्ञानी हैं। क्यों श्याम, क्या यह सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? राजा की बात सुनकर तो श्याम के पसीने ही छूट जाते हैं। हे भगवान, क्या बुढ़िया ने मुझे कहां फंसा दिया? अगर ना बोला तो राजा मुझे अभी मारवा देगा। अगर हां बोलो तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने का कोई मौका मिल जाए। क्या हुआ श्याम, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं महाराज, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वह कहां है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर काटवा दूंगा। राजा की बात सुनकर श्याम बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगता है। क्या हुआ श्याम, तुम किस सोच में डूब गए? माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का समय देना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। हे भगवान, हां, मैं कहां आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था। यहां आकर तो मैंने खुद अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहां बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माता जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना सुनकर सरस्वती घर के अंदर चली जाती है। क्या बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और आज भी शांति से जीने नहीं दे रही है? कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से सो लेता हूं। इतना सोचकर श्याम वहीं चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुद में ही बड़बड़ाने लगा। कल तो मरना ही है सपना, अब तू आ भी जा। कल तो मरना ही है सपना, अब तू आ भी जा। श्याम इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली औरत के कानों में पड़ी, जिसका नाम सपना था। वो राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे, ये बुढ़िया का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। कहीं से पता तो नहीं चल गया
कि वो हार मैंने ही चुराया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर ये बात है राजा को पता चली तो राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सपना बोलती है, मैं एक काम करती हूँ, दामाद जी को सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। ये सोचकर सपना तुरंत ही श्याम के पास पहुंच जाती है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप राजा साहब को मत बताना रानी का हर मैं नहीं चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। सपना की बात सुनकर श्याम सब कुछ समझ गया और वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर बचा सकता हूं। अगर आप वो हार मुझे लौटा देंगे तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूंगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वो हार अपने साथ लाई ही नहीं हूँ। वो तो अभी भी राजा के महल में ही है। लेकिन वो हार तुमने कहाँ रखा है? दामाद जी, वो हार राजा के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे है। ठीक है सपना, अब तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। हाँ हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूंगी। अगले दिन राजा के सैनिक फिर से श्याम को लेने आते हैं। चलो श्याम, राजा ने तुम्हें बुलाया है। हाँ, चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। कहो श्याम, क्या तुम्हें रानी के हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपके हार की खोज कर ली है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहां पर है। महाराज, वो हार महल के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। आदेश मिलते ही सैनिक जल्दी से राजा के बगीचे में जाते हैं। वो हार सच में राजा की बागीचे में ही बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर राजा बहुत हैरान था। वाह श्याम, वाह, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी से जो भी दे देंगे मुझे स्वीकार होगा। मंत्री जी, श्याम को 1000 सोने के मोहरे इनाम में दे दिया जाए। सोने की मोहरे पाकर श्याम बहुत खुश था। महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहां से जाना चाहता हूं। हे भगवान, आज तो बचा लिया आपने। अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए श्याम घर को पहुंच जाता है। माता जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। अगर ऐसी बात है दामाद जी, तो आप आज ही चले जाओ। और फिर श्याम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।